ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों देश अब भी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं जो पूर्ण युद्ध का रूप ले ले। हालिया घटनाक्रम में ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब के रूप में बताई गई है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एरबिल एयरपोर्ट के आसपास भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तनाव का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इसकी चपेट में है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दुनिया भर में आर्थिक चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान ने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी है कि यदि उसकी सैन्य सुविधाओं का उपयोग अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के लिए किया जाता रहा, तो वे भी संभावित निशाने पर हो सकती हैं। ब्रिटेन का कहना है कि उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ईरान इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखता। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है और उसकी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था लंबे समय तक संघर्ष झेलने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद तेहरान का आंकलन है कि बढ़ती तेल की कीमतें और वैश्विक दबाव अंततः अमेरिका को अपने रुख में नरमी लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वहीं अमेरिका भी अपनी सैन्य सफलताओं का दावा कर रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि रणनीतिक स्तर पर उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। दोनों पक्ष फिलहाल एक दूसरे पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन खुली जंग से बचने की कोशिश भी जारी है। इस संघर्ष का सीधा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगभग रोजाना बदलाव देखा जा रहा है। सरकार का तर्क है कि वैश्विक बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का लाभ या बोझ तुरंत जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आम लोग इस नई व्यवस्था से असमंजस और नाराजगी में हैं। उनका कहना है कि रोज बदलती कीमतों के कारण घरेलू बजट बनाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल पंप संचालकों ने भी इस नीति का विरोध किया और हड़ताल की चेतावनी दी। हालांकि सरकार से बातचीत के बाद उसे फिलहाल टाल दिया गया। आम नागरिकों का आरोप है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर और लेवी भी महंगाई की बड़ी वजह हैं। इसी बीच भारत में नीट परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों की चर्चा पाकिस्तान तक पहुंची है। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। इस्लामाबाद के कई छात्रों ने भारतीय छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह का व्यापक और संगठित छात्र आंदोलन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहां सामाजिक और राजनीतिक विभाजन अधिक गहरे हैं। कई युवाओं ने भारतीय छात्रों के साहस और उनके आंदोलन के तरीके की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने 60 से अधिक देशों पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। इन शुल्कों का असर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर पड़ेगा। चीन ने इस फैसले पर अमेरिका को नई व्यापारिक जंग शुरू करने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नए शुल्कों से वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अनिश्चितता और बढ़ सकती है, जबकि कानूनी चुनौतियां भी आगे देखने को मिल सकती हैं। उधर यूरोप भी एक अलग संकट का सामना कर रहा है। भीषण गर्मी और लंबे सूखे के कारण फ्रांस, स्पेन और इटली सहित कई देशों में जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कई इलाकों में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष यूरोप में जंगलों की आग से प्रभावित क्षेत्र पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल हो गया है और गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए भारत में चल रहे प्रदर्शनों पर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ईरान और अमेरिका में जारी है हमलों का सिलसिला, मगर अब भी खुली जंग से बच रहे हैं दोनों मुल्क। जानेंगे क्या हो सकती है इनकी रणनीति और ईरान ने अब ब्रिटेन को क्यों दी हमले की धमकी। पाकिस्तान में आए दिन बढ़ रहे हैं तेल की कीमतें, लोग हुए परेशान। ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे क्या है नाराजगी की वजह।
दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है प्रदर्शन। नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। सरकार से मीटिंग के बाद बोले सीजीपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका, 2 मांगों पर राजी हुई सरकार। और दिखाएंगे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर क्या हो रही है भारत में चल रहे प्रदर्शनों की चर्चा, साथ ही क्या राय रख रहे हैं इस्लामाबाद के जेंसी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 देशों पर लगाए नए टैरिफ, भारत भी शामिल। इस कदम पर अमेरिका को चीन ने दी क्या चेतावनी, दिखाएंगे प्रोग्राम में। यूरोप के कई हिस्सों में वाइल्ड फायर यानी जंगलों की आग फैलने से मची तबाही। फ्रांस और स्पेन में उठाने पड़े कई इमरजेंसी स्टेप्स। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। ईरान ने कहा है कि उसने जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये कल रात हुए अमेरिकी हवाई हमलों का जवाबी हमला था। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद इरबिल एयरपोर्ट के पास कई धमाके सुनाई दिए हैं, जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। ये धमकी रेड सी में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हुए हमले के बाद दी गई। मई के बाद पहली बार प्रति बैरल तेल की कीमत $100 पहुंच गई है। और ईरान ने अब एक ब्रिटिश एयरबेस पर हमला करने की धमकी दी है, क्योंकि ईरान का दावा है कि दोबारा हमले शुरू होने के बाद एक यूएस बॉम्बर जो ब्रिटेन से उड़ा, उसने ईरान पर हमला किया। देखिए बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट। ब्रिटेन अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स जहाज को अपने RAF फेयरफोर्ड हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने दे रहा है। ऐसे में ईरानी हुकूमत के नजरिए से अमेरिका और ईरान की जंग से दूरी बनाए रखने की ब्रिटेन की कोशिश अब कमजोर पड़ती दिख रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि B-1 बॉम्बर सिर्फ डिफेंसिव मिशन पर जा सकते हैं। यह बयान साफ नहीं है, क्योंकि जंग के दौरान डिफेंस और ऑफेंस के बीच लाइन तय करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ईरान ने इस दलील को खारिज कर दिया है और उसका कहना है कि RAF फेयरफोर्ड जैसे सैन्य अड्डे उसके हमले के टारगेट पर हैं। ये साफ नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत सीरियसली लिया जाएगा। खाड़ी में 12 दिनों से चल रहे अमेरिकी हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाई और आपस में दी जा रही धमकियों से ऐसा लगता है कि जंग फिर से पूरी तरह शुरू हो गई है। ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अप्रैल में हुए सीज फायर से पहले 39 दिनों तक जो हमले हुए, उसके बाद अब एक और बॉम्बिंग कैंपेन ईरान सरकार को झुका पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैक्टिकल सक्सेस पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका ने क्या क्या तबाह किया, लेकिन इससे यह फैक्ट नहीं छिपता कि ईरान पर तेज और निर्णायक जीत हासिल करने की उनकी कोशिश अमेरिका के लिए एक रणनीतिक हार में बदल गई है। मैंने एक अखबार देखा जिसमें लिखा है कि वो अब 4 महीने पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कह सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि वो आज ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उनके पास कोई सेना नहीं है, कोई नौसेना नहीं है। उनके पास 159 जहाज थे और वो सब समंदर की गहराई में है। अब तक सबकी नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी थीं। इस मौजूदा मुहिम के पीछे अमेरिका का तर्क था कि वहां जहाजों पर होने वाले ईरानी हमलों को रोका जाए। लेकिन अब एक नया मोर्चा खुल रहा है। ये रेड सी के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। यमन में ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही सऊदी अरब का तेल ले जाने वाले टैंकर्स पर हमले कर रहे हैं। कल रात 2 टैंकर्स पर हमले हुए, जिनमें सऊदी रजिस्टर्ड एनसीलिया भी शामिल था, जिसे निशाना बनाया गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है, तो सऊदी अरब के पास एशिया में अपने बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं बचेगा। और तेल की बढ़ती कीमतों के विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साथ 4 साल पुराना समझौता खत्म कर दिया है। और जब से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले नवंबर में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, तब से ईरान जंग की वजह से उनका गठबंधन कमजोर हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की नए फैसले ने चिंता और बढ़ा दी है। उनके मुताबिक सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील तब होगी जब सऊदी अरब इसराइल को मान्यता देगा। तेहरान में लोग अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को गोल्फ कोर्स पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि उनके कॉफिन की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। ना तो ईरानियों ने और ना ही अमेरिकियों ने
कूटनीति की ओर लौटने से मना किया है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को तनाव कम करना होगा और उसके तुरंत बाद ऐसी रियायतें एक्सेप्ट करनी होंगी जो फिलहाल कोई भी देने को तैयार नहीं है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट। तो इन हमलों से दोनों देशों में क्या असर पड़ रहा है और क्या इससे जंग और फैल सकती है, ये बता रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग के ईरान स्पेशलिस्ट सोरूश निगाहदरी। नुकसान की बात करें तो ईरान की सेना को नुकसान हो रहा है और बीच बीच में मौतें हो रही हैं, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और उससे पहले से ही कमजोर उसकी इकोनॉमी लंबे वक्त तक जंग नहीं झेल सकती। लेकिन इसी वक्त ईरान को दुनिया में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और प्रेशर पर भरोसा है कि इससे ट्रंप पर देश के अंदर से और बाहर से इस संघर्ष को खत्म करने का दबाव बनेगा। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष नहीं चाहते कि खुलकर जंग शुरू हो जाए, मगर वो ये इंतजार भी कर रहे हैं कि सामने वाला अपनी मांगों में नरमी लाए। ईरान फिर दबाव डाल रहा है कि हॉर्मुज से उसके बताए रास्ते से ही ट्रांसपोर्ट हो, दूसरे रास्ते से नहीं, जैसे कि ओमान के पास से। तो लगता है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जंग की कीमत चुकाते चुकाते फ्रस्ट्रेट होते देखना चाहते हैं। तो इस जंग का असर सबसे ज्यादा जिन चीजों पर पड़ रहा है उसमें तेल की कीमतें भी हैं। तेल की कीमतों का बढ़ना मतलब कि आपकी जेब पर सीधा असर पड़ना। पाकिस्तान में तो लगभग हर रोज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, देखिए पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता तरहब असगर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में पेट्रोल और उसकी प्राइसेस को लेकर खासी गैर यकीनी सूरत हाल है और कल भी जो है तकरीबन 6 से 7 रुपए जो है पेट्रोल को महंगा किया गया। और उसके साथ साथ ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया था चंद रोज़ पहले कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इन प्राइसेस का तयन करेंगे और नई कीमतों को मुकर्रर करेंगे। और उसके बाद जो है ये फ़र्क हमें नज़र आना शुरू हुआ। अभी तक कमी तो एज सच बड़ी मैसिवली नहीं हुई है, पर इजाफा ज़रूर मुसलसल हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ने या कम होने से काफ़ी परेशान भी हैं और उन्होंने हमसे बात की और इस चीज़ का जिक्र भी किया। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। रात को अभी और डलवाया तो दूसरी सुबह आपको और मिल रहा है, उससे अगले दिन आपको और मिल रहा है। कंफ्यूजिंग तो है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी प्रॉब्लम है जितना इन्होंने क्रिएट कर दी हुई है। 15 दिन का रखा था, उसके बाद हफ्ते का आ गया, अब डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि इंसान बजट कैसे बनाए अपना। क्रूड ऑयल जो है वो $1 भी नहीं बढ़ता और आप अपना कितना कितना ऊपर बढ़ा लेते हैं। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ था कि महंगा ही हो रहा है। से वो ऐलान होता है ना कि जी वो जहाज में मिसाइल लग गया, ये हो गया, वो साथ ही प्राइस बढ़ा देते हैं। हुकूमत का ये कहना है कि ग्लोबल मार्केट पे पेट्रोल की जो भी उतार चढ़ाव होता है कीमत में, हम चाहते हैं कि वो आवाम तक फौरी तौर पे पहुंचे, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि हफ्ता नहीं बल्कि हर रोज ये कीमत जो है मुकर्रर की जाएगी। पेट्रोल कितना डलवा लेंगे, मैं टैंकी फुल करवा लूँगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल जाएंगे। फील्ड का काम है हमारा, और ये तो मतलब कितने दिन चल जाएगा। ये गैर यकीनी सूरत हाल सिर्फ लोगों तक ही महदूद नहीं है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन वालों ने भी ये ऐलान किया था कि वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पेट्रोल पंप को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मुज़ाकरात थे गवर्नमेंट के साथ वो नाकाम हो गए थे। और मुज़ाकरात में जो है ये उनकी डिमांड्स थी कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो मुकर्रर की जा रही है कीमत, उससे उनको खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तय करने में मसला आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि कल के रोज़ जब ये ऐलान किया गया और एक्सपेक्टेड था रात 12 बजे के बाद जो है ये पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे मुल्क भर में, तो गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने मज़ीद 2 हफ्ते के लिए ये जो एहतजाज है या ये जो हड़ताल है इसको मौखर कर दिया है। पंप पे आते हैं लोग तो उनको कहते हैं आगे से पेट्रोल नहीं। कई तो ऐसे होते हैं वो हमें भी गालियां देना शुरू कर देते हैं, हुकूमत को भी गालियां देते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो फिर मोटरसाइकिल जो अपनी रेड के लेके जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है और हमें मुफ्त की गालियां पड़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग इस मामले पे ये तनकीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से ग्लोबल मार्केट में होने वाले कीमतों के उतार चढ़ाव से ज़्यादा ये लेवी की मद में लिए जाने वाली वो कीमत है जो हुकूमत पेट्रोल की वजह से वसूल करती है। दिल्ली के जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सोशल मीडिया भी बहुत से लोग स्टूडेंट्स के इस प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वीडियो भी देखने को मिले हैं। बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ स्टूडेंट्स से बात की और उनसे जानना चाहा कि वो भारत में हो रहे इन प्रदर्शनों के बारे में क्या राय रखते हैं।
आई थिंक पाकिस्तानी जेनजीज की तरफ से हमें मौका मिले हम भी इसी तरीके से बाहर आ जाए रोडों पर फॉर अ गुड कॉज ओनली ऑब्वियसली, बट ये कि बहुत मज़ा आ रहा है देख के। आई फुल सपोर्ट है भाई हमारी तरफ से। तो ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ये जो कॉकरोच जनता है मैं इसके बिल्कुल साथ हूँ। इनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम इनके साथ हैं। जेनजी है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तानी जेनजी तो बेताब है उधर जाने के लिए, बस इन्हें कोई मौका मिले। अगर बॉर्डर खुला होता तो ये लोग चले जाते हो। जाने का भी दिल कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते। एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। स्ट्राइक चल रही है और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह के स्टेप्स जेनजी नेपाल में भी हमने देखे और बांग्लादेश में भी हुए, तो आई एम बिलीविंग ऑब्वियसली ये एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। सबसे पहले पंजाबी, पठान, सुन्नी, शिया, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान में हम जेनजी कभी भी इस लेवल पे यूनाइट हो सकते हैं। They're so cool, they're so unserious and I love it. And then there was like पुलिस की गाड़ी में बिठा के वो पुलिस बंदा कह रहा है कि मैं आपको like आप पे झूठा केस कर दूंगा, and that person is like हाँ ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, जेन जी जिसकी वो बहुत ज़्यादा जेन जी कर रहे हैं, बेसिकली वो चिढ़ाना चाह रहे हैं उनको, लेकिन एज यूजुअल उनको शायद समझना चाहिए बात कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये लगता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। हमें पाकिस्तान की जेन जी को हमें उनसे जो है नोट्स लेने चाहिए। वी हैव टू टेक द नोट्स फ्रॉम दैम। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है उधर के लोग भी जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी, आई अप्रिशिएट सिख कम्युनिटी दैट दे आर सपोर्टिंग देम। और ये बात बहुत अच्छी है कि वो सारे मिल के चल रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं है। जेन जी से लेके बड़े तक, बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ये बॉलीवुड स्टार्स तक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये होना चाहिए। हमारे इधर भी ऐसे होना चाहिए कि हमें ये सारे मिल के सपोर्ट करें। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मीम्स को इंडिया में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी वो यही है कि एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से होने चाहिए, तो उन्हें मार लेनी चाहिए, ये नहीं कि उन्हें मारना चाहिए। हम ऑनलाइन को जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं, बट ऑफलाइन यस वी वुड बी स्टैंडिंग देयर एंड वी वुड बी लाइक हैविंग फन विद इट, बट आल्सो raising on the serious issue, yeah. So पुलिस की वैन में सबको बंद करके लेके जा रहे थे, एक बंदा आगे कुंडी खोल देता है और सारे भाग जाते हैं। इतना मुश्किल सब कुछ चल रहा है और वो उस चीज़ को भी इंजॉय करें, ये जेनजी है। यहाँ लड़ाइयाँ हो रही होंगी, बम फट रहे होंगे और हम उस चीज़ पे मीम्स बना रहे होंगे। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। ये एक लेसन है कि आप हर मोमेंट ज़िंदगी का इंजॉय करो। जेनजी से सीखो बड़े बुड्ढो। खबर अब अमेरिका से। चीन ने अमेरिका को वार्न किया है कि नई ट्रेड वॉर शुरू ना करे। ट्रंप प्रशासन ने 60 से ज़्यादा देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये कहा गया है कि ये देश जबरन मजदूरी करवाने से रोकने में नाकाम रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लिबरेशन डे टैरिफ को रद्द कर दिया था। अब उनकी जगह नए टैरिफ लगाए गए हैं। ये 10 से 12.5% तक के हैं। इनका असर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 60 अहम आर्थिक साझेदारों पर पड़ेगा। ये नए टैरिफ अमेरिका में आने वाले लगभग सारे इंपोर्ट्स पर लागू होंगे। हालांकि तेल और गैस, खाद्य और खाने की कुछ चीज़ें इससे बाहर रहेंगी। इससे पहले लिबरेशन डे के तहत दुनिया भर के अपने कारोबारी पार्टनर देशों पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगाया था। इन टैरिफ से 2025 में अमेरिकी सरकार को $166 बिलियन मिले थे। भारतीय मुद्रा में ये रकम लगभग 15 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अब ये पैसा लौटाया जाना है क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। इस फैसले से अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों में उलझन और नाराजगी है। हेनरिक फाउंडेशन की हेड ऑफ ट्रेड पॉलिसी डेबोरा एल्म्स इस पर और जानकारी दे रही हैं। अब कुछ देशों पर टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। जैसे सिंगापुर पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। कुछ देशों पर इस साल की शुरुआत की तुलना में कुल टैरिफ कम भी हुए हैं, यानी तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। लेकिन इससे साफ है कि ये प्रशासन टैरिफ लगाने के अपने फैसले पर कायम है। आज जिन 60 देशों को टारगेट किया गया है, उनका हिस्सा अमेरिका के कुल इंपोर्ट का करीब 99% है। अब इन सभी से आने वाले अलग अलग तरह के सामान पर 10 या 12.5% टैरिफ लागू होगा और फिलहाल इसके बने रहने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करेगा। हालांकि आगे इस मामले में कानूनी चुनौतियां जरूर आ सकती हैं।
यूरोप के कई हिस्सों में हीट वेव की वजह से जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है, जैसे कि फ्रांस, स्पेन और इटली। स्पेन के मैड्रिड रीजन और अवीला में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। फ्रांस के दक्षिणी पश्चिम में हजारों लोगों को निकलने को वहां से कहा गया है, क्योंकि जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। बोर्डियो के पश्चिम में तो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया है। इससे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सूखा, पानी की कमी के कारण जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। देखिए निक बीक की रिपोर्ट। धुएं से भरे घर से बचाई गई एक बुजुर्ग महिला को स्पेनिश पुलिस अफसर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर में जाकर लोगों से निकलने को कहा जा रहा है। मैड्रिड के बाहरी इलाके की इस जगह तक आग की लपटें पहुंच चुकी हैं। फ्रांस में जंगलों में लगी आग फैलने के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये इलाका बोर्दो के आसपास का है। स्थानीय लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। इन महिला ने कहा कि वो पूरी रात जागती रहीं और इंतजार करती रहीं। उनका कहना है कि वो बहुत डरी हुई हैं। पर्यटकों को भी तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। कैप फेरे इलाके में मौजूद बीबीसी के हमारे कलीग ने कैंप साइट से लोगों को सुरक्षित निकालने का ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हम सुबह से ये सोच रहे थे कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन कुछ ही समय पहले पुलिस आई और कहा हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए 30 मिनट है। अब हर कोई जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर गाड़ियों में रख रहा था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। सिसिली की पहले और बाद की तस्वीरें दिखाती हैं कि जंगलों की आग ने कितने बड़े इलाके को जला दिया है। दक्षिणी यूरोप के कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के कारण आग और तेजी से फैलती जा रही है। इस इटालियन आइसलैंड में इमरजेंसी सर्विस के 6,000 लोग जंगलों की आग पर काबू पाने में जुटे हैं। यूरोपियन यूनियन में इस साल जंगलों की आग से जलने वाला इलाका पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हो गया है। अभी गर्मी का आधा मौसम बचा है। बीबीसी संवाददाता निक बीक की रिपोर्ट। कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मेरा हैंडल है @पायलभुयन और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव TV, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स सब एक जगह। आज के लिए बस इतना ही।